हेलो प्रिय छात्र छात्राओं। पिछले सेशन में हमने राष्ट्रपति के पद और उनके जो निर्वाचन की रीति और महाभियोग की प्रक्रिया आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 है उसमें वर्णित है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, साधारण और असाधारण। चूँकि असाधारण जो शक्तियां हैं जिन्हें आपातकालीन शक्तियां भी कहते हैं और जो आपात उपबंध भी हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से भी दिए गए हैं, तो उनकी चर्चा हम बाद में जब वहाँ आपात उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। आज हम जो उनकी साधारण जो शक्तियाँ हैं जिसमें कि कार्यपालिका शक्तियाँ हैं कि पदों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की शक्तियाँ, जैसे पीएम, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, और इसी के समान जो अन्य जितने भी जो संवैधानिक आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदों की जो नियुक्ति है और एवं जो उनके हटाने की जो शक्तियां हैं वो इसके अंतर्गत समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। तो कार्यपालिका जो शक्ति हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं। इसमें नीति का निर्धारण और निष्पादन दोनों ही आते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ कुछ अवशिष्ट कृत्य भी हैं जो इसी में समाहित किए हुए हैं, जैसे विधान प्रारंभ करना, विधि व्यवस्थाएं बनाए रखना, सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि करना, आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं संघ के वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और वो कार्यपालिका शक्तियों में गिने जाते हैं। दूसरी साधारण शक्तियों में सैन्य शक्तियाँ आती हैं, जिसमें कि जैसा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो तीनों जो सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इस नाते युद्ध और शांति की जो भी घोषणाएं हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हालांकि उसमें जो धन के मामले में जो नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो शक्ति हमारी विधायिका के पास है, लेकिन सैन्य से संबंधित जो भी मामले हैं वो सब राष्ट्रपति के माध्यम से ही किए जाते हैं। तीसरी राजनयिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी हुई हैं, जिसमें कि यूएनओ की सदस्यता से संबंधित जो भी मामले हैं, राजनयिक संधि करना, राजदूतों और प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, उनका स्वागत करना, राजनयिकों का यहाँ स्वागत करना, ये सब राजनयिक शक्तियों के अधीन आते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ हैं कूटनीति रूप से वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। चौथी साधारण शक्तियों में विधायी शक्तियाँ आती हैं, जैसे सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, संयुक्त बैठक का करना, जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है और जो संदेश भेजना सदन को वो इसके अंतर्गत आता है। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123, और संसद द्वारा जो पारित जो भी विधेयक हैं उनको अनुमति देना, अर्थात जो वीटो पावर की शक्ति है वो भी इसी के अधीन आती है। राज्य के जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जब भेजे जाते हैं तो उनका अनुमोदन और निर्मोदन भी इसी विधायी शक्तियों के अधीन आता है कि जी राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य में कि कोई संवैधानिक महत्व का ऐसा प्रश्न उसमें समाहित है जो कि राष्ट्रपति के विचाराधीन लाना चाहिए, तो वो भी इसके अधीन वो अनुमति के लिए भेज सकता है। अन्य विधायी शक्तियों में जैसे जो नाम निर्देशित करना, जैसे राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जो या तो आंग्ल समुदाय, वो राज्यसभा के जो विशेष कला सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और जो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहाँ उच्च सदन में पहुँचें, तो इस प्रकार से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी शक्ति के माध्यम से, विधायी शक्ति के माध्यम से नाम निर्देशित कर उनको राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। विधायी शक्तियों में प्रतिवेदन और कथन रखना, जैसे अनुच्छेद 112 में जो बजट है वो राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका रखना, और अन्य जो विधायी शक्तियों में जैसे लोकसभा गठन के बाद या पहले सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संदेश भेजना, सत्र का अवसान करना,
कुछ ऐसे विषय हैं जो कि इन्हीं विधायी शक्तियों के अधीन आते हैं, जो कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना सदन में प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 में वर्णित, जैसे नए राज्य का गठन करना, उनके नामों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 117 में जो धन विधेयक की जो प्रकृति है उससे संबंधित, राज्य के विधेयक जो कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित हैं और जो प्रभावित करते हैं, वो सब इस प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अधीन ही आते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो साधारण शक्तियाँ हैं वो इन भागों में विभाजित कर रखी है। कार्यपालिका शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक एवं समाधान संबंधी शक्तियाँ। अब यहाँ हमने बीच में एक उल्लेख किया था कि भाई जो अध्यादेश की जो शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 123 में वर्णित है, तो अध्यादेश की शक्ति क्या है कि यह अनुच्छेद 13 की विधि की परिभाषा में ही शामिल है और इसलिए संसद के विधान के समान ही शक्ति रखता है, लेकिन इसे हम संविधान संशोधन नहीं समझ सकते। तो अध्यादेश की जो शक्ति है, जैसा कि हमने पूर्व में इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था, उसमें भी जो गवर्नर जनरल है उसको इस प्रकार की शक्ति वहाँ प्राप्त थी। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब कब कि संसद के दोनों या एक सदन सत्र में नहीं हो, किसी इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में आ गया हो जिस पे कि तुरंत कार्रवाई करना जरूरी हो गया हो, तो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 है उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसमें कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं जिससे कि राष्ट्रपति अपने आप में स्वयं को एक शक्तिशाली शक्तियाँ ग्रहण करके और निरंकुश नहीं हो सके। तो इस दृष्टि में कि इसका सीमित मात्रा में न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। इसकी सीमित समय अवधि होती है 6 सप्ताह। तो इस दृष्टि से इस प्रकार की 2 सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। तो कभी भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय आ गया हो जिस पर तुरंत कार्रवाई करना हो और सदन उस समय संचालन में नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी एक अनुच्छेद 123 की शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा, उनकी जो साधारण शक्तियों में एक तो क्षमादान की शक्ति भी है, जो कि अनुच्छेद 72 में वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए किसी को सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को, उसको क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार या दंडादेश के निलंबन और उसका लघुकरण की शक्ति भी अनुच्छेद 72 के माध्यम से राष्ट्रपति को दी गई है। तो इस प्रकार से इससे जुड़ा हुआ केयर सिंह बनाम भारत संघ 1989 बड़ा महत्वपूर्ण केस है, जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, जिसमें इस शक्ति का उद्देश्य यह है कि न्यायालय के द्वारा यदि कोई भूल हो जाती है तो उसे यदि कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो अनुच्छेद 72 के माध्यम से हो सकती है। कि यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया हो और वो न्यायालय की त्रुटिवश दिया गया हो, तो राष्ट्रपति के समक्ष उस विषय को लाकर संज्ञान में लाकर उसकी उस शक्तियों में, उसकी प्रकृति में, जो दंड की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसको क्षमा भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है, उसकी जो प्रकृति है उसको बदला भी जा सकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को जो क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वो भी दी गई हैं। तो ये राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जो शक्तियाँ हैं, जो कि राष्ट्रपति को एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निभानी पड़ती हैं। अब राष्ट्रपति की सहमति या अर्थात जो वीटो पावर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक हैं वो अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति उन पर होना जरूरी होता है, इसलिए वो उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जब वो विधेयक राष्ट्रपति की सहमति ले लेते हैं तो वो कानून का रूप धारण करते हैं। लेकिन सहमति देने से पूर्व राष्ट्रपति जो उनके पास कुल 4 विकल्प हैं जिनका चुनाव वो कर सकते हैं। पहला कि वो घोषणा करें कि वो उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरा, वो घोषणा करें कि वो अनुमति विधारित अर्थात नहीं देते हैं। तो जो अनुच्छेद 368 है, यानी जो संविधान संशोधन जो विधेयक है, उसको सहमति देने के मामले में
और जो धन विधेयक है जो कि विनियोग विधेयक से संबंधित है, उसके मामले में वो अनुमति विधारित नहीं कर सकते। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक और जो धन विधेयक है, इन दोनों को प्रथम बार में ही राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। तो राष्ट्रपति सामान्य और जो वित्त विधेयक हैं उनको अनुमति विधारित कर सकता है, यह उसका निरपेक्ष निषेधाधिकार है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति निरपेक्ष वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस प्रकार का कार्य करता है। तीसरा, राष्ट्रपति यह घोषणा करता है, विशेष करके धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, कि यह विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है, जिसे कि निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। तो यदि संसद इस विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो उस संशोधित रूप को फिर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जो जैसा कि व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से की गई है, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होगी। चौथा, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा या उसके समक्ष प्रस्तुत किए जो विधेयक हैं उनको अनुमति प्रदान करने की समय सीमा नहीं दी गई है। तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो संबंधित विधेयक को अपने टेबल पर पटके रखता है, जिसे कि जेबी वीटो कहा जाता है। तो इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को जेबी वीटो के माध्यम से मिली हुई है, क्योंकि समय सीमा के अभाव में राष्ट्रपति उस पर विचार करता ही नहीं है। तो भारतीय जो राष्ट्रपति है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनको विधेयकों पे अनुमति देने के संबंध में या वीटो पावर के संबंध में निलंबनकारी वीटो और जो जेबी वीटो है वो स्वयं विवेकाधिकार के अधीन मिले हुए हैं। तो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, खास करके जो विधायी शक्तियां हैं, उनसे संबंधित ये वीटो पावर उन्हें दी गई है। अब हम राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि चूँकि हमने यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें जो राज्याध्यक्ष है वो सरकार के अध्यक्ष नहीं होता है। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि पहले हमने चर्चा की थी कि जो राष्ट्रपति अपनी जो कार्यपालिका जो शक्ति है उनका प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद करती है। तो इस दृष्टि से राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यपालिक होता है, और जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है वो इनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे संबंधित एक बड़ा फेमस केस रहा है भारतीय संवैधानिक इतिहास में कि राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य 1955 और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974। इसके मामले में जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 53 में जो सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में सौंपी गई है, लेकिन उनको वो हमेशा अनुच्छेद 74 के साथ पढ़ा जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगी। उनकी सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, जो भी कार्य करेंगे वो उनकी सलाह के आधार पर ही करेंगे। तो जब कभी संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से होता है, न कि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि से हुआ है। तो इसलिए जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में विश्वास जो प्राप्त जो मंत्रिपरिषद है उसको वो बर्खास्त नहीं कर सकते। न्यायालय ने यहाँ आगे एक मामले में भी और स्पष्ट किया है कि जब कभी लोकसभा भंग हो जाए तो तब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता सलाह देगी, क्योंकि राष्ट्रपति अपने पद में अंतरिक्त जो भी कार्य है बिना उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से जो राष्ट्रपति है वो हमारे यहाँ एक नाम मात्र कार्यपालिक होता है, जो कि राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और शासन अध्यक्ष भी होता है। शासन अध्यक्ष के नाते उसको सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होता है, जिसकी सलाह के बिना वो कार्य नहीं करता है। तो इस दृष्टि से राष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक पद है, जिसको हमने चूँकि हमने गणराज्य व्यवस्था को अपनाया है और राष्ट्रपति हमारे यहाँ का देश का या
राष्ट्र का जो अध्यक्ष है उनको कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उनका वो जो पद है वो बड़ा ही नाजुक और कमज़ोर है। तो यदि हम उनकी स्वविवेकीय शक्तियों के ऊपर चर्चा करें तो उसमें जैसे अनुच्छेद 74 के तहत वो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो दी गई सलाह है उसको वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अनुच्छेद जो 78 है उसके तहत प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन और विधायिका के जो प्रस्ताव हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति को नियमित रूप से वो सूचित करें। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत यह भी अधिकार है कि वो देश के प्रशासन और विधायिका के प्रस्ताव के बारे में उनसे जानकारी भी हासिल कर सकता है। अन्य स्वविवेकी शक्तियों में जब कभी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं है तो राष्ट्रपति नई सरकार का गठन करने के लिए राजनीतिक दल को आमंत्रित करने के संबंध में कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ भी उनको प्राप्त हैं। यहाँ इंग्लैंड की भांति ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को उत्साहित करने और चेतावनी देने का भी अधिकार भी हमारे यहाँ उनको सौंपा गया है। इस दृष्टि से राष्ट्रपति का जो पद है वो अपने आप में ही एक गौरवान्वित पद है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति इतनी साधारण जो शक्तियाँ अभी जिनके ऊपर हमने चर्चा की उसके आधार पर बड़ा ही शक्तिशाली पद है, या उनकी जो स्वविवेकीय शक्तियाँ उनके आधार पर वो मंत्रिपरिषद को कुछ भी कह सकते हैं या लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो यहाँ स्वविवेकी शक्तियों के आधार पे एक और छोटा सा मैं कन्फ्यूजन है वो दूर करना चाहूँगा कि जो लोकसभा का जो विघटन है उनसे संबंधित राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो विघटन है वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। यदि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत हासिल हो तो तब उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, उस दौरान लोकसभा का विघटन वो कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से राष्ट्रपति का जो पद है वो बड़ा ही गौरवान्वित पद है, जो कि एक संवैधानिक पद है और राष्ट्र का अध्यक्ष के नाते नाते वो शासन के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, जिसका चर्चा हमने अभी उनकी जो शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से की है। तो ये हमारे राष्ट्रपति का पद जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और उनसे संबंधित जो भी शक्तियां हैं उनके ऊपर आज हमने चर्चा की। एक छोटा सा टॉपिक और है उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 में वर्णित है और यह व्यवस्था हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण की है। तो जो उस उपराष्ट्रपति की जो पद की जो शर्तें हैं वो योग्यताएं हैं वो लगभग वही हैं जो कि राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं हैं। उसका चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जो कि संसद के दोनों सदस्य उसमें शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति के समान ही जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी वैसी है, जिसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, जिसमें राज्यसभा के जो भी समस्त सदस्य हैं उनसे वो एक संकल्प पारित कर दें जिससे कि लोकसभा केवल सहमत हो। केवल यही आधार है जिससे कि हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति केवल उनका जो वेतन है उनको इसी आधार पे मिलता है। उनका केवल एक ही काम है कि वो राज्यसभा के जो सभापति का जो दायित्व है उसका निर्वहन वही करते हैं और इसी के आधार पे उन्हें वेतन मिलता है। जब राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो या नए बनने तक पद रिक्त हो तो उस समय पद संभालने से संबंधित जो भी दायित्व हैं वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में करते हैं, जबकि शेष समय तक वो उपराष्ट्रपति ही रहते हैं और राज्यसभा के सभापति का जो दायित्व है उसका निर्वहन वो करते हैं। तो इस दृष्टि से हमने संघीय कार्यपालिका में आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित जो भी शक्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।